वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 19 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 19 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है हकीकत हुस्न। शायर कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। तो सबसे पहले शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नज़्म से मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी और फिर लास्ट में नज़्म किसे कहते हैं इस बात से मुतालिक सभी अहम सवालात समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, मोहम्मद इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1876 या 1877? तो मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई। मोहम्मद इकबाल का इंतकाल कब हुआ? 1937 या 1938? तो मोहम्मद इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ। इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट या फिर लाहौर? तो इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इकबाल ने किससे फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की थी? शमसुल उलेमा मौलवी अब्दुल हक शाह से। तो इकबाल ने फ़ारसी, अरबी और दीनी तालीम शमसुल उलेमा मौलवी से हासिल की थी। इकबाल ने एंट्रेंस का इम्तिहान कहाँ से पास किया था? लाहौर के अंग्रेज़ी स्कूल या सियालकोट के अंग्रेज़ी स्कूल? तो इकबाल ने एंट्रेंस का इम्तिहान सियालकोट के अंग्रेज़ी स्कूल से पास किया था। अगला सवाल है, इकबाल ने FA कहाँ से किया था? स्कॉच मिशन स्कूल से या मिशन हाई स्कूल से? तो इकबाल ने FA स्कॉच मिशन स्कूल से किया था। इकबाल ने आला तालीम कहाँ से हासिल की थी? लाहौर या सियालकोट? तो इकबाल ने आला तालीम लाहौर से हासिल की थी। इकबाल ने किस ज़माने से शेर कहने शुरू कर दिए थे? इब्तिदाई तालीम के दौरान या एंट्रेंस पास करने के बाद? तो इकबाल ने इब्तिदाई तालीम के दौरान शेर कहने शुरू कर दिए थे। जब इकबाल ने शायरी की शुरुआत की तो हिंदुस्तान में किस शायर का डंका था? दाग का या शिबली का? तो जब इकबाल ने शायरी की शुरुआत की तो हिंदुस्तान में दाग का डंका बजता था इनकी शायरी का। इब्तिदा में इकबाल ने ख़त व किताबत के ज़रिए किससे शायरी में इस्लाह की सलाह ली? शिबली से या फिर दाग से? तो इब्तिदा में इकबाल ने ख़त व किताबत के ज़रिए दाग से शायरी के लिए इस्लाह ली थी। अगला सवाल है, लाहौर से तालीम हासिल करने के दौरान इकबाल ने किससे फ़लसफ़े की तालीम हासिल की थी? प्रोफेसर आर्नल्ड से या प्रोफेसर बेनिस से? तो लाहौर से तालीम हासिल करने के दौरान इकबाल ने प्रोफेसर आर्नल्ड से फ़लसफ़े की तालीम हासिल की थी। जब प्रोफेसर आर्नल्ड इंग्लैंड चले गए तो 1905 में इकबाल ने उनके कहने पर कहाँ का सफ़र किया था? यूरोप का या फ्रांस का? तो यूरोप का सफ़र किया था। यूरोप पहुंचने के बाद इकबाल ने किस चीज़ में महारत हासिल की थी? फ़लसफ़े में या अंग्रेज़ी में? तो यूरोप पहुंचने के बाद इकबाल ने फ़लसफ़े में महारत हासिल की थी। अगला सवाल है, यूरोप से लंदन वापस आकर इकबाल ने कौन सा इम्तिहान पास किया था? बैरिस्ट्री का या फ़लसफ़े का? तो यूरोप से लंदन वापस आने के बाद इकबाल ने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया था। इकबाल लंदन से हिंदुस्तान वापस कब आए थे? 1908 में या 1906 में? तो इकबाल लंदन से हिंदुस्तान 1908 में वापस आए थे। इकबाल की आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मर्तबे से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें कौन सा खिताब दिया था? सर का या प्रोफेसर का? तो हुकूमत बरतानिया ने इकबाल को सर का खिताब दिया था। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने तवील अलालत के बाद देश में इंतकाल हुआ इनका? लाहौर में या सियालकोट में? तो लाहौर में हुआ इनका इंतकाल। अगला सवाल है, उर्दू में इकबाल के शायरी मजमूए कौन से हैं? नेरंगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम। नेरंगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम। अगला सवाल है, इकबाल के उर्दू और फ़ारसी के मुश्तरक मजमूओं का क्या नाम है? अरग़ान हिजाज़ नाम है। अगला सवाल है, इकबाल ने शायरी को किस चीज़ का ज़रिया बनाया था? पैगाम का या इस्लाह का? तो इकबाल ने शायरी को पैगाम का ज़रिया बनाया था। इकबाल की देश फ़िक्र भी उनके कलाम में शायरी का अहम अज्जा है। मजहबी फ़िक्र या रोमानी फ़िक्र? तो इकबाल की मजहबी फ़िक्र भी उनकी शायरी का अहम अज्जा है। हकीकत हुस्न नज़म के शायर कौन है? तो इकबाल है। हकीकत हुस्न नज़म में इकबाल ने क्या बात कही है कि दुनिया फ़ानी है? अगला सवाल है, कौन सी चीज़ें दुनिया में कुछ देर के लिए आकर अपनी बाहर दिखाकर चली जाती हैं? चाँद, सुबह के सितारे, शबनम और मौसम बहार। तो आंसर होगा चाँद, सुबह के सितारे, शबनम और मौसम बहार।
इकबाल ने नज़म में किस चीज़ के फना होने की बात समझाई है, हुस्न के या उम्र के? तो इकबाल ने नज़म में हुस्न के फना होने की बात समझाई है। ज़वाल से क्या मुराद है, पस्ती या गिरावट, मुसीबत या फिर शक? तो ज़वाल का मतलब है पस्ती या फिर गिरावट। अगला सवाल है, तस्वीर खाना से क्या मुराद है, फ़ोटो या पिक्चर गैलरी? तस्वीर खाने का मतलब होता है पिक्चर गैलरी। शब दराज से क्या मुराद है, लंबी रात या अंधेरी रात? तो शब दराज का मतलब है लंबी रात। तग़य्युर से क्या मुराद है, तब्दीली या बनावट? तो तग़य्युर का मतलब है तब्दीली। अख्तर सहर से क्या मुराद है, सुबह का सितारा या शाम का वक्त? अख्तर सहर का मतलब है सुबह का सितारा। अगला सवाल है, सोगवार से क्या मुराद है, गमगीन या फिर परेशान? तो सोगवार का मतलब होता है गमगीन। अगला सवाल है, अदम से क्या मुराद है, ना होना या फिर पक्का? तो अदम का मतलब है ना होना। अगला सवाल है, नमूद से क्या मुराद है, अलामत या फिर रोशनी? नमूद का मतलब है अलामत। ज़मीन के महरम से क्या मुराद है, ज़मीन से दूर या ज़मीन के राजदार? तो ज़मीन के महरम का मतलब है ज़मीन के राजदार। एक दिन हुस्न ने खुदा से क्या सवाल किया, तूने मुझे लाजवाल नहीं बनाया, यानी कि तूने मुझे हमेशा रहने वाला नहीं बनाया, तूने मुझे खूबसूरत नहीं बनाया। तो एक दिन हुस्न ने खुदा से सवाल किया, तूने मुझे लाजवाल नहीं बनाया। खुदा की जानिब से क्या जवाब आया, ये दुनिया एक तस्वीर खाना है, दुनिया फना की एक लंबी रात है। यानी कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी तो हुस्न भी ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है, इकबाल कहते हैं कि ये दुनिया तो तग़य्युर के रंग से ही सामने आती है, यानी दुनिया की देश बदलती रहती है, रौनक या फिर अशिया? तो दुनिया की अशिया बदलती रहती है। शबनम का ज़मीन का महरूम क्यों कहा गया है, क्योंकि वो आसमान से ज़मीन पर आती है, क्योंकि वे ज़मीन पर ही बनती है। तो शबनम को ज़मीन का महरम इसलिए कहा गया है क्योंकि वे आसमान से ज़मीन पर आती है। शबनम ने आसमान पर होने वाली बात किसे सुनाई थी, तो फूल को सुनाई थी। शबनम की बात सुनकर फूल की क्या कैफियत हुई, फूल पर अफसुर्दगी तारी हो गई कि हुस्न हमेशा बरकरार नहीं रहेगा, दुनिया फ़ानी है। ये बात शबनम ने फूल को बताई थी। अगला सवाल है, फूल की हालत देखकर कौन रोता हुआ रुखसत हुआ था, भंवरा या मौसम बहार? तो फूल की बात सुनकर मौसम बहार रोता हुआ रुखसत हुआ था। मौसम बहार को किस बात पर रोना आया था, कि बहार के बाद ख़िज़ा आएगी, उसका हुस्न हमेशा बरकरार नहीं रहेगा, इस बात की वजह से मौसम बहार को रोना आया था। अब है नज़म से मुताल्लिक़ अहम सवालात। नज़म के लग़वी मायने क्या हैं, इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के, इंतज़ाम, मुनज़्ज़िम या शायरी के? तो नज़म के लग़वी मायने हैं इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के। नज़म आम और वसी मायनों में मफ़हूम में किसके मुद्दे मुकाबिल यानी कि अपोजिट के तौर पर इस्तेमाल होती है, नसर के या गज़ल के? तो नज़म आम और वसी मायनों में नसर के अपोजिट के रूप में इस्तेमाल होती है, क्योंकि नसर में सिर्फ मज़मून वगैरह लिखे जाते हैं। तो नसर और नज़म एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल यानी कि अपोजिट हैं। देश में वो तमाम इसनाफ यानी कि वो सभी प्रकार, वो सभी स्टाइल शामिल होते हैं जो कि हैयत यानी कि बनावट के एतबार से नसर नहीं है। तो आंसर होगा नज़म, यानी कि नज़म में वो तमाम इसनाफ और असालिब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नज़म नहीं है। अगला सवाल है, इस्तिलाही मायनों में देश के अलावा तमाम शायरी को नज़म कहते हैं, गज़ल या मसनवी? तो इस्तिलाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को ही नज़म कहते हैं। जब हम नज़म को बतौर मुनफरिद शायर सिन्फ देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नज़म का एक देश होता है मरकज़ी ख़याल या मरकज़ी किरदार। तो नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। पूरी नज़म का ताना बाना किसके इर्द गिर्द घूमता है, मरकज़ी किरदार या मरकज़ी ख़याल? तो पूरी नज़म का ताना बाना मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द घूमता है। अगला सवाल है, नज़म की अहम ख़सूसियत क्या है, मरकज़ी ख़याल या ख़याल का तदरीजी इर्तिका? तो नज़म की अहम ख़सूसियत है ख़याल का तदरीजी इर्तिका। अगला सवाल है, तवील नज़मों में ख़याल का तदरीजी इर्तिका वाज़ा होता है पर देश नज़मों में वाज़ा नहीं होता है। तो मुख्तसर नज़मों में गज़ल का तदरीजी इर्तिका वाज़ा नहीं होता है पर तवील नज़मों में वाज़ा होता है।
नज़म के लिए ना हैयत की कोई कैद है और ना ही देश की, मरकज़ी ख़याल की या मौज़ूआत की। तो नज़म के लिए ना हैयत की कोई कैद है और ना ही मौज़ूआत की कोई कैद है, किसी भी मौज़ू पर नज़म को लिखा जा सकता है। उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में देश और देश नज़में भी कही गई हैं, यानी कि उर्दू में गज़ल और मसनवी की तरह देश देश नज़में कही गई हैं। कौन कौन सी? पाबंद और आज़ाद मुहर्रा नज़में कही गई हैं। नज़म को शेरा के यहाँ तरकीब बंद और देश बंद की हैयत भी बहुत मकबूल हुई। तरकीब बंद और तरजीह बंद की हैयत भी बहुत मकबूल रही। अगला सवाल है, हैयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में होती हैं? 4 या फिर 3? तो हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में होती हैं। ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है, तो ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? ऐसी नज़म पाबंद नज़म कही जाती है, जिसमें असूलों की पाबंदी की जाती है। ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के होते हैं मगर काफ़िए की पाबंदी नहीं होती है, तो ऐसी नज़म को मुअर्रा नज़म कहते हैं। जिसमें काफ़िए की पाबंदी ना हो और तमाम मिसरे बराबर के हों, तो ऐसी नज़म नज़्म मुअर्रा कहलाती है। अगला सवाल है, ऐसी नज़म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हो, यानी कि मिसरे छोटे बड़े हों, तो ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? आज़ाद या फिर मुअर्रा। तो ऐसी नज़म जिसमें ना काफ़ियों की पाबंदी की गई हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, तो ऐसी नज़म को आज़ाद नज़म कहते हैं। देश नज़म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है, तो नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है।